जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 25 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 24 मई 2021 को किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 मरीजों को चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? दोस्तों, संजीवनी परियोजना जो है दोस्तों, ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने। किसने शुरुआत की है दोस्तों? हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है। और इस संजीवनी परियोजना के माध्यम से कोविड-19 के जो मरीज हैं, उनको जो हल्के लक्षण हैं, उस हल्के लक्षण के मरीजों को घर पर ही उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा कि आपने अस्पताल में भर्ती होना है। ये जो परियोजना है दोस्तों, ये संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है। और हरियाणा सरकार ने परियोजना कहाँ से शुरुआत कर दी है? करनाल डिस्ट्रिक्ट से ये परियोजना शुरुआत कर दी है। तो पक्का ध्यान रखना दोस्तों, संजीवनी परियोजना कौन से राज्य ने शुरुआत की इसकी? ये की है हरियाणा सरकार ने। और इसके तहत कोविड-19 के जिनको हल्के लक्षण हैं, उनको घर पर ही उनका इलाज किया जाएगा। हरियाणा के दोस्तों चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो है, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ के जो गवर्नर है, उनका नाम दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये जो है वहाँ के गवर्नर है। सबने अपने नोटबुक के अंदर इसको लिख के रखना है। दोस्तों, हरियाणा की लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों फरीदाबाद। हरियाणा की लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद। हरियाणा के लोकसभा के सीट दोस्तों 10, राज्यसभा के सीट दोस्तों 5। लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 22। दोस्तों, हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क दोस्तों, वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। दोस्तों, यहाँ कर एक डमडमा लेक भी फेमस है। डमडमा लेक यहाँ की फेमस लेक है। और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो नाम से पक्का पेपर में आता है गोरखपुर। अगर ये दोस्तों गोरखपुर तो वैसे होता है यूपी में। गोरखपुर कहाँ पर दोस्तों? ये यूपी में। अगर गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है हरियाणा राज्य में ही दोस्तों ये स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर एक हथिनी कुंड और कायना लेक, हथिनी कुंड लेक, कायना लेक यहाँ की फेमस लेक है। और रागिनी डांस, धमल और सांग डांस यहाँ का फेमस डांस है। यहाँ की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़, हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। इतना आपने ध्यान रखना है हरियाणा के बारे में। और दोस्तों, जितनी भी योजनाएं मैंने आपको बताई थी, उसमें देखो जैसे चिरंजीवी योजना, कौन दोस्तों? चिरंजीवी योजना। ये जो चिरंजीवी योजना है दोस्तों, कौन से राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। किस संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कोविड फतेह योजना, कौन सी दोस्तों? कोविड फतेह योजना, ये दोस्तों पंजाब से संबंधित है। और इस योजना के तहत 100% लोगों को टीकाकरण करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है दोस्तों
महतारी दुलेर योजना, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखते चलना। महतारी दुलेर योजना, महतारी दुलेर योजना है दोस्तों, ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। और इसके तहत अनाथ बच्चों को जो भी कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए दोस्तों, उनका जो पढ़ाई का खर्चा ये सभी कौन लेगा? छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, दोस्तों इस योजना का संबंध है उत्तराखंड से। कौन सी? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से। इसके तहत कोविड-19 में जितने भी बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों का भरण पोषण करना इस योजना के तहत होगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। दोस्तों हरियाणा के बारे में और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, उसको बोलते हैं NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर ही है। ये कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में ही है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो आरंभ हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो आरंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था पानीपत से। कहाँ से हुआ था? ये पानीपत से हुआ था। और पानीपत कहाँ से हुआ था? कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 से। पानीपत से हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था। और दमदमा झील है यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर ही स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 23 मई 2021 को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वह है KN व्यास। दोस्तों वो कौन है? KN व्यास जो है वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। जो दोस्तों यहाँ पर लिखा है KK वेणुगोपाल, ये दोस्तों देश के अटॉर्नी जनरल है दोस्तों। कौन है? KK वेणुगोपाल। और संजय कोठारी दोस्तों, कौन? संजय कोठारी, ये है मुख्य सतर्कता आयुक्त। कौन दोस्तों? मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? KN व्यास। और जो दोस्तों ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो चुका है। और दोस्तों ये जो है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक भी रह चुके। कौन दोस्तों? श्री कुमार बनर्जी दोस्तों ये BARC के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मानस बिहारी जिनका निधन हो गया था, ये मानस बिहारी का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? मानस बिहारी का संबंध था तेजस एयरक्राफ्ट जिन्होंने बनाया था दोस्तों। कौन था? मानस बिहारी कौन था? जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट बनाया था। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था दोस्तों? ये था चिपको आंदोलन से। किससे था? चिपको आंदोलन से। किसका संबंध? सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी निधन हो चुका है, पक्का ध्यान रखना। सुंदरलाल बहुगुणा इनका संबंध चिपको आंदोलन से था। और मानस बिहारी इनका संबंध तेजस एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया था उससे इनका संबंध था। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सबके सब लिखते रहना दोस्तों। BARC, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। BARC की स्थापना हुई दोस्तों 1954 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसका सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका सेंटर दोस्तों ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर ही इसका सेंटर है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम से ही ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना है। उसके जनक भी कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, इन्हें कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है इसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 22 मई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय को सदस्य चुना गया? दोस्तों ये जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो दोस्तों, इसके लिए हिमंत बिस्वा शर्मा, कौन दोस्तों? हिमंत बिस्वा शर्मा, ये जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य चुने गए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो दोस्तों ये है कोलालमपुर में, इसका मुख्यालय है। कोलालमपुर दोस्तों कहाँ पर है? ये मलेशिया में। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? कोलालमपुर। कोलालमपुर में इसका मुख्यालय है। और कोलालमपुर कहाँ पर दोस्तों? ये मलेशिया में है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिको। इसके अध्यक्ष दोस्तों पॉल एरिको जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य कौन बने? हिमंत बिस्वा शर्मा। और भारतीय बैडमिंटन संघ के दोस्तों ये कौन है? अध्यक्ष है। भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन दोस्तों? ये अध्यक्ष है। और अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने 2 बार। देखो ये जो बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य बने हैं। और नरिंदर बत्रा, कौन दोस्तों? नरिंदर बत्रा जो है ये हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने दोस्तों। किसके बने हैं? हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने। हॉकी फेडरेशन के ये अध्यक्ष बने हैं। आपको अगर ये मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही दोस्तों, तो आप वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखते चलो। IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर कौन थी? दोस्तों बैडमिंटन से ही संबंधित क्वेश्चन है। IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर थी दोस्तों PV सिंधु। कौन थी? PV सिंधु। PV सिंधु थी दोस्तों IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर PV सिंधु। और माइकल ली, और कौन दोस्तों? माइकल ली। दोस्तों यहाँ पर एक हिमंत बिस्वा शर्मा आपने नाम सुना होगा। अभी अभी जो चुनाव हुए उन चुनाव में असम के जो मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ये कौन बने हैं? हिमंत बिस्वा शर्मा। ये अलग अलग नाम है, नाम एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा उनका नाम है जो असम के मुख्यमंत्री है बने हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में आते हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों मैं सभी जितने भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ इनका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन चलते चलते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों थॉमस कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से ही इसका संबंध है। और एक है दोस्तों उबेर कप। कौन सा दोस्तों? उबेर कप। इसका संबंध दोस्तों किससे है? बैडमिंटन से ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नवंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों कौन सा? कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई है।
यह पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो पार्क है मध्य प्रदेश राज्य में ये पार्क स्थित है। दोस्तों जो अफ्रीका के चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है दोस्तों? तो ये है चीता। कौन सा दोस्तों? चीता। ध्यान रखना, जो अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे दोस्तों, ये कौन से नेशनल पार्क में रखे जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, इतने नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। दोबारा सुन लो, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, इतने नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों स्थित है। और खजुराहो का मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। कौन सा? खजुराहो का मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और ये कौन से शैली से बनाया गया दोस्तों? ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। किसमें? पंचायतन शैली में इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर दोस्तों, ये शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल दोस्तों भोपाल। लेकिन मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट दोस्तों, ये कहाँ पर है? जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। लार्जेस्ट सिटी जो है मध्य प्रदेश की दोस्तों, ये है इंदौर। कौन सी है? इंदौर जो है मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट दोस्तों 230, लोकसभा की सीट दोस्तों 29, राज्यसभा की सीट दोस्तों यहाँ पर 11। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और इसी मध्य प्रदेश को दोस्तों हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के अंदर। फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। सेकंड कौन सा है? मध्य प्रदेश। थर्ड कौन सा है दोस्तों? एरिया में महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को दोस्तों कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लगती है दोस्तों? वो लगती है उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दोस्तों राजस्थान, इतने राज्यों की बॉर्डर लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश को। और दोस्तों यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ओरछा, फेन, बोरीन, बागडोरा और सिंगोरी, इतने दोस्तों यहाँ पर क्या है? वन्य अभयारण्य। न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, यहाँ का चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों फेमस है। इसको ध्यान रखना, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर दोस्तों लेक है भोजताल लेक। कौन सी लेक है? भोजताल लेक। और दोस्तों सांची का स्तूप, बौद्ध धर्म का मंदिर दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। खजुराहो मंदिर हो गया, कंटारिया मंदिर हो गया, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया दोस्तों, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। वैसे और लगे तो भारत माता का मंदिर, भीमबेटका पेंटिंग, रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों, ये कहाँ पर है? पूरे मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उगम दोस्तों दो अमरकंटक में हुआ है दोस्तों। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो बना है दोस्तों, ये बना है निवाड़ी। जो सबसे लास्ट जिला है दोस्तों बना है निवाड़ी जिला बना है मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नीरागोंगा ज्वालामुखी
में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कांगो में। कहाँ पर से दोस्तों? कांगो। यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक हुई है, कांगो। नीरागुंगा ज्वालामुखी दोस्तों 19 सालों बाद, कितने सालों के बाद? 19 सालों बाद दोस्तों ये फिर सक्रिय हुआ है। पहले 2002 में यहाँ पर विस्फोट हुए थे, अभी 2021 में दोस्तों विस्फोट हुए हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो नीरागुंगा ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंदर, उसका नाम है वीरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। पक्का पेपर में टपक सकता है। वीरुंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से देश में स्थित है दोस्तों? इसको लिख के रखना, वीरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्टेट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं देश की बात कर रहा हूँ। वीरुंगा राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों ये है कांगो में। कहाँ पर दोस्तों? कांगो में स्थित है। वीरुंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? यहाँ पर गोरिल्लाओं का संरक्षण होता है दोस्तों। किसका होता है? गोरिल्लाओं का संरक्षण होता है। दोस्तों भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एक ही दोस्तों भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, वो आपको पता होना चाहिए, वो है बैरन द्वीप। कौन सा दोस्तों? बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया के बाद निर्मित झील को क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे ज्वालामुखी क्रिया के बाद अगर वहाँ पे झील की निर्मित होती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है क्रेटर झील। उसे कहा जाता है दोस्तों क्रेटर झील उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो है इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों शाजी एन एम। क्या है दोस्तों? शाजी एन एम, इन्हें सम्मानित किया गया इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड। इन्होंने खेत में 200 से अधिक प्रकार के फसल का संरक्षण किया। कितना? जैसे हल्दी की इन्होंने 40 किस्में बनाई। देखो हमें तो एक ही पता है, हल्दी बस पीली पीली होती है, हमें इतना ही पता है। इन्होंने बट हल्दी की 40 किस्में बनाई। कितनी? 40 किस्में तैयार की हल्दी की। और अदरक की इन्होंने 30 किस्में बनाई। किन्होंने? शाजी एन एम। ये कोई फीमेल नहीं दोस्तों, मेल ही है, इसलिए इनको बायोडायवर्सिटी 2021 का दोस्तों अवार्ड दिया गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुकुल फॉर्म का संबंध किस राज्य से दोस्तों? मुकुल फॉर्म का संबंध किस राज्य से दोस्तों? ये दोस्तों नागालैंड से। किससे दोस्तों? नागालैंड से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, देखो 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की दोस्तों? ये की है साल 2023 में कराने की घोषणा की है। एशिया कप 2021 जो होने वाला था दोस्तों, इसको अभी 2023 में होगा। ये कब होगा? अभी 2023 में होगा। और दोस्तों 2023 में कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये होगा श्रीलंका में। कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा दोस्तों। आगे चलते हैं,
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2019 का हो दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों, इंडिया में होगा। और 2023 का एशिया वर्ल्ड कप जो होगा दोस्तों, वो कहाँ पर होगा, एशिया कप जो होगा दोस्तों, ये 2021 में स्थगित करते 2023 में होगा, लेकिन श्रीलंका में होगा। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दोस्तों भारत में इसका आयोजन होगा। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस क्षेत्र से, ये सभी क्वेश्चन आपके नोटबुक के अंदर लिखे होने चाहिए दोस्तों, पेपर के अंदर आते पक्का। सीके नायडू का संबंध किस, नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों, ये है क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से। डूरंड कप का संबंध किससे दोस्तों, डूरंड कप पेपर में आता है, डूरंड कप, इसका संबंध दोस्तों फुटबॉल से। किस संबंध है, फुटबॉल से। और उबेर कप का संबंध किस खेल से दोस्तों, ये है बैडमिंटन से, जो मैंने आपको पहले बताया था। उबेर कप का संबंध किससे, बैडमिंटन से। जो सीके नायडू दोस्तों, चंद्रा नायडू जो फर्स्ट महिला कमेंटेटर दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखो। चंद्रा नायडू फर्स्ट महिला कमेंटेटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 23 मई 2021 को ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंतर्गत आईएनएस त्रिकंद कतर से राहत सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा। आईएनएस त्रिकंद का निर्माण किस देश ने किया दोस्तों, आईएनएस त्रिकंद का निर्माण जो दोस्तों ये किया रूस ने। किसने किया दोस्तों, रूस ने किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जितने प्रवासी भारतीय दोस्तों उनको विदेशों से भारत लाया गया। और फर्स्ट ये ऑपरेशन समुद्र सेतु का फर्स्ट था जब हुआ था, उससे जो मई 2020 में चलाया था, मई 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो चलाया था, उससे प्रवासी भारतीयों को विदेशों से जो बाहर रह रहे थे उनको विदेशों से भारत लाया गया था। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 से 2021 में जो चला गया, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जो ऑक्सीजन के कंटेनर उसके अंदर लाए गए। ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम क्यों चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु ये चलाया गया दोस्तों, उससे 4000 जो भारतीय थे विदेशों में रह रहे थे उनको लाए गए थे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दोस्तों कहाँ से कहाँ चलाई गई दोस्तों, ये चलाई गई मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई, जो ऑक्सीजन के बड़े बड़े कंटेनर लेके आई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान यास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, इससे पहले एक तूफान आया था तौकाते तूफान। तौकाते तूफान की दोस्तों जो उत्पत्ति हुई थी ये अरब सागर से हुई थी। लेकिन अभी जो और एक तूफान आ रहा है तूफान यास, इसका नाम क्या दोस्तों, तूफान यास, इसकी उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर हुई दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। और ये अभी इस 2021 का दोस्तों दूसरा चक्रवाती, इसकी जो स्पीड दोस्तों 185 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड थी। तौकाते के मुकाबले इसका स्पीड ज़्यादा है। तौकाते की जो स्पीड थी दोस्तों 175 किलोमीटर पर आवर्स थी। और ये जो है यास तूफान, इसका ज़्यादा असर दोस्तों ओडिशा और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों पे इसका ज़्यादा असर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 24 मई 2021 को येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में देखा गया दोस्तों, ये जो फंगस की बीमारी अभी आप सुन रहे हो, सबसे पहले तो आया दोस्तों ब्लैक फंगस, फिर आया दोस्तों वाइट फंगस, फिर आया येलो फंगस। दोस्तों येलो फंगस की ये पहला ही मरीज पाया गया दोस्तों, ये पाया गया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये पाया गया है।
उस पेशेंट को पहले कोरोना हुआ था, कोरोना से उसके ऊपर इलाज किया गया। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, अगर कोरोना किसी को हुआ था उसके ऊपर इलाज हो गया तो हर पेशेंट्स को ये नहीं होता है, उन्हीं को होता है जिनको पहले से डायबिटीज़ की समस्याएं थी, जिनको पहले से डायबिटीज़ था और उनको कोविड हो गया और उन्होंने ट्रीटमेंट ले ली, उसके बाद ही उनको ये ब्लैक फंगस, अभी ये जो पेशेंट दोस्तों इसको पहले ब्लैक फंगस हुआ, फिर इसको वाइट, ब्लैक फंगस से दोस्तों आंखें प्रभावित होती है, वाइट फंगस से दोस्तों आपके नाखून और जनन तंत्र प्रभावित होते हैं, और दोस्तों उसके बाद जो हुआ है दोस्तों येलो फंगस। दोस्तों येलो फंगस जो है एक तरह के पस होता है, पस, ये जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है तो कोई घाव होता है तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। दोस्तों ये पहला ही मरीज है जिसके अंदर येलो फंगस पाया गया है। तो दोस्तों अपने आप को ज़्यादा डरने की बात नहीं इसमें, बस इतना ही है कि जो सोशल डिस्टेंस अपना बरकरार रखो, मास्क का यूज़ करो और बिना काम के कहीं पर भी मत घूमो, जितना हो सके अपने आप को बचा लो। जितना हो सके दोस्तों अपने आप को इस बीमारी से बचा लो। बचने के बस यही है, जब भी आपको 1-1.5 घंटा हो जाता है अपने हाथों को ठीक तरह से धो। फंगस का दोस्तों यही है, फंगस एक तरह की बीमारी ऐसी है जो गंदगी से होती है, अपने हाथ धोते रहो और सुबह हो सके तो सुबह शाम 2 टाइम बढ़िया से फ्रेश हो, बढ़िया से नहाओ, अपना शरीर उसको ठीक से मेंटेन करो और सुबह हो सके तो सुबह शरीर का पसीना निकालने तक मेहनत करो, जिससे जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर हमेशा बरकरार रहे। और इसी के साथ में आज का करंट अफेयर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।